हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th का साइंस का सेकंड लेसन। और सेकंड लेसन है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के कौन से वर्ग हैं और सूक्ष्म जीवों से हमें क्या लाभ होते हैं, यानी हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन से हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों से हमें क्या हानियां होती है। सूक्ष्म जीवों से हमें क्या हानियां होती है, तो इसमें हम सबसे पहला पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जंतुओं में रोग पैदा किए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा जंतुओं में रोग पैदा किए जाते हैं, जैसे जीवाणुओं द्वारा हमें हैजा, टाइफाइड, टिब्बी, एंथ्रेक्स ये रोग होते हैं। ये सभी रोग किससे होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा। एंथ्रेक्स रोग है, इसको याद कर लीजिए। एंथ्रेक्स है वो मनुष्य में भी होता है और मवेशियों में भी होता है। और ये एंथ्रेक्स रोग है, ये बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस। और इस जीवाणु की खोज है वो 1876 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है, इसके द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। ये मनुष्य में भी होता है और मवेशियों में भी होता है। और इस जीवाणु की खोज है वो 1876 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने की थी। तो जीवाणु द्वारा भी मनुष्यों में रोग पैदा किए जाते हैं। कवक द्वारा भी, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, चमड़ी से संबंधित रोग है, वो कवक द्वारा पैदा किए जाते हैं। वायरस द्वारा, विषाणु द्वारा भी हमें रोग होते हैं, जैसे पोलियो है, एड्स है, रेबीज है, ठीक है, चेचक है, खसरा है, चिकन पॉक्स है। ये रोग क्या है? विषाणुओं द्वारा पैदा किए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या है? जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं। तो ये हमारे लिए इस प्रकार से नुकसानदायक है। अब हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में भी रोग पैदा किए जाते हैं। अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में अलग अलग रोग पैदा किए जाते हैं। जैसे नींबू का कैंकर रोग है, वो जीवाणु द्वारा होता है। गेहूं का रस्ट रोग है, वो कवक द्वारा होता है। भिंडी का पीत रोग है, वो वायरस द्वारा होता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में रोग पैदा किए जाते हैं, जिससे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, इसका क्या नुकसान होता है। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कपड़ों व कागज को नुकसान पहुंचाते हैं। कपड़ों व कागज को वो खराब कर देते हैं। अगला हम पढ़ते हैं चौथा, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो चमड़े को या चमड़े से बनी वस्तुओं को खराब कर देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अब हम पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट कि सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य पदार्थ, जो हमारा भोजन है, उनको दूषित कर दिया जाता है। खाद्य पदार्थों को दूषित कर दिया जाता है। और ऐसे खाद्य पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा दूषित होते हैं, उन्हें हम ग्रहण करते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग, जिसे हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य विषाक्तन। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग, विषाक्तन, खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग। और ऐसा भोजन जब हमारे शरीर में चला जाता है तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे व्यक्ति बीमार हो जाता है और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव है वो हमारे खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने ये 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा हमें क्या क्या हानि होती है। जंतुओं में रोग पैदा किए जाते हैं, पौधों में रोग पैदा किए जाते हैं, कपड़ों व कागज को खराब कर दिया जाता है, चमड़े को या चमड़े से बनी वस्तुओं को खराब कर दिया जाता है, खाद्य पदार्थों को दूषित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा भोजन है उनको हम सूक्ष्म जीवों से कैसे परिरक्षित कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन का जो परिरक्षण है, उसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं रासायनिक उपचार द्वारा। रासायनिक उपचार हम कर सकते हैं भोजन का।
रासायनिक उपचार द्वारा हम भोजन को दूषित होने से कैसे बचा सकते हैं? कुछ रसायन होते हैं जिनको क्या है खाद्य पदार्थ बनाने वक्त प्रयोग किया जाता है, जैसे सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है। ये रसायन ऐसे हैं जिन्हें हम क्या जैम बनाने में, स्क्वैश बनाने में इनका उपयोग करते हैं। तो ये क्या है खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बच जाते हैं या बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा परिरक्षण, नमक द्वारा प्रिजर्व हम खाद्य पदार्थों को कैसे कर सकते हैं? जैसे मांस है, मछली है, इनको क्या है सूखे नमक इनके बीच में डाल दिया जाता है, तो ये क्या है खाद्य पदार्थ दूषित नहीं हो सकते हैं। आम है, इमली है, आंवला है, उनको भी क्या है हम नमक द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं चीनी द्वारा। जैम है, जेली है, स्क्वैश है, इन्हें हम चीनी द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं। चीनी मिलाने से क्या होता है खाद्य पदार्थों में नमी कम हो जाती है, तो हम चीनी द्वारा भी क्या है खाद्य पदार्थों को परिरक्षित कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है तेल एवं सिरके द्वारा। तेल एवं सिरका द्वारा, जैसे अचार है उसको हम क्या है तेल एवं सिरके के द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा फल है, सब्जी है, मांस है, मछली है, इनको भी तेल एवं सिरके के द्वारा परिरक्षित किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट, जो है खाद्य पदार्थों को गर्म व ठंडा करके। खाद्य पदार्थों को गर्म व ठंडा करके भी हम उन्हें परिरक्षित कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव है वो लगभग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रियाशील होते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर ये लगभग मैंने बताया आपको, इस टेम्परेचर पर, इस तापमान पर सूक्ष्म जीव है वो क्रियाशील होते हैं। अगर हम तापमान को, खाद्य पदार्थ है उनका तापमान इससे ज़्यादा करते हैं 35 से और 25 से कम करते हैं, तो भी उन्हें हम क्या है दूषित होने से बचा सकते हैं। जैसे हम दूध का पाश्चरीकरण पढ़ते हैं, पाश्चरीकृत दूध, तो वो क्या होता है दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर उसे एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लिया जाता है। तो ये होता है दूध का पाश्चरीकरण। तो हम वस्तुओं को, खाद्य पदार्थ है उनको फ्रिज में रखकर भी क्या है उन्हें दूषित होने से बचा सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में क्या है टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस प्रकार वस्तुओं को गर्म व ठंडा करके भी हम दूषित होने से बचा सकते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि खाद्य पदार्थों की भंडारण व पैकिंग, उनका भंडारण व पैकिंग, कि खाद्य पदार्थ है उनका भंडारण या पैकिंग है वायुरोधी बर्तनों में या वायुरोधी पैक्ट्स में की जानी चाहिए, तो उससे वे क्या है दूषित होने से बच जाते हैं। तो वायुरोधी पैक्ट या वायुरोधी बर्तनों में भी हम क्या है खाद्य पदार्थों को डालकर उनको परिरक्षित कर सकते हैं या दूषित होने से बचा सकते हैं। तो हमने लगभग 6 पॉइंट पढ़े हैं कि खाद्य पदार्थों को हम परिरक्षित कैसे कर सकते हैं, उनका प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो रासायनिक उपचार द्वारा, उसमें रसायन मिला के, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल एवं सिरका द्वारा, गर्म व ठंडा करके, भंडारण व पैकिंग द्वारा हम खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस लेसन का अगला टॉपिक, जो है नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर या नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्कर या नाइट्रोजन साइकिल। हमें पता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78% पाई जाती है। तो हम यहाँ लिखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78% पाई जाती है। इतनी अधिक मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर भी पौधे इसे सीधा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, यानी नाइट्रोजन के रूप में इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन है वो जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलती नहीं है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसें जल में घुल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन है वो जल में घुलनशील नहीं है। तो पौधों द्वारा ग्रहण करने से पहले जरूरी है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाए, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने की क्रिया होती है, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण
या नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने की क्रिया है, उसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो ये वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है, इसे नाइट्रेट में किसके द्वारा बदला जाता है? कुछ जीवाणु होते हैं जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम राइजोबियम जीवाणु कहते हैं, या मैं सीधा लिखता हूं जीवाणु व नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल, ये जीवाणु और नीलहरित शैवाल क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो और नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में किसके द्वारा बदली जाती है? आकाशीय बिजली के द्वारा। बिजली चमकती है तो भी क्या है? नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण है जो तीसरा तरीका है वो क्या है? उद्योगों में क्या है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है, जैसे यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये उर्वरक बनाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो 3 तरीके से होता है। कुछ जीवाणुओं व नीलहरित शैवाल द्वारा होता है, आकाशीय बिजली चमकने से होता है, और उद्योगों में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदला जाता है। तो इन 3 तरीकों से यहां हम लिखेंगे तड़ित द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल दिया जाता है। तो ये जो नाइट्रेट है यहां हम लिखेंगे मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। मृदा में नाइट्रोजन यौगिक, नाइट्रोजन यौगिक का मतलब है नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, ये नाइट्रोजन के यौगिक है। तो जीवाणु नीलहरित शैवाल द्वारा तड़ित द्वारा क्या है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है, और ये जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं इन्हें क्या है फिर मृदा से कौन ग्रहण करता है? पौधे ग्रहण करते हैं। पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये पूरी लाइन आप लिख लीजिएगा यहाँ बॉक्स में, पौधों द्वारा अवशोषित करना। पौधे नाइट्रोजन को या नाइट्रेट के रूप में क्यों अवशोषित करते हैं? क्योंकि प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन काम आती है, यानी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है, विटामिन के अंदर पाई जाती है, पर्णहरित के अंदर पाई जाती है, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, इनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। और हमें पता है कि प्रोटीन है वो हमारे शरीर की या पौधों के शरीर की वृद्धि या विकास के लिए जरूरी होती है। तो इन पौधों को फिर क्या है? जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। पौधों को कौन ग्रहण करता है? जंतु ग्रहण करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। और फिर इन जंतुओं के उत्सर्जन व मृत्यु द्वारा जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं वो क्या है? भूमि में मिला दिए जाते हैं। जंतुओं के उत्सर्जन व मृत्यु द्वारा जो उत्पन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं वो भूमि के अंदर मिला दिए जाते हैं। अब जो नाइट्रोजन है वो वापिस है इसके अंदर जमीन के अंदर आ गया, मृदा के अंदर आ गया, इन्हें वापस पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये चक्कर चलता रहता है। मृदा के अंदर क्या है? कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या है? विनाइट्रिकारी जीवाणु कहलाते हैं। विनाइट्रिकारी जीवाणु जैसे सूडोमोनास है। ये जीवाणु क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन के यौगिक है उन्हें वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं, यानी नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, इनको नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है ये वापस कहाँ चली जाती है? वायुमंडल के अंदर चली जाती है। इस प्रकार जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन है वो 78% जितनी मात्रा होती है वो उतनी ही रहती है। तो ऐसे पूछ ले कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर कैसे रहती है, फिक्स कैसे रहती है, तो हम कहेंगे कि वो नाइट्रोजन चक्कर के द्वारा, नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा फिक्स रहती है। तो ये था नाइट्रोजन चक्कर कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो किस तरह से चलती रहती है, या नाइट्रोजन चक्कर है वो किस तरह से कार्य करता है। तो हमने ये पढ़ लिया कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसे कुछ जीवाणुओं द्वारा, नीलहरित शैवाल द्वारा, बिजली चमकने से या उद्योगों में उसे नाइट्रेट में बदला जाता है, और इस नाइट्रेट को मृदा से पौधे अवशोषित करते हैं, पौधों को जंतु अवशोषित करते हैं या जंतु खाते हैं, और इन जंतुओं के उत्सर्जन व मृत्यु द्वारा जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो वापस कुछ जीवाणुओं व कवकों द्वारा, ये जो मृत्यु होने पर जंतुओं की मृत्यु होने पर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उनको मिट्टी में कौन मिलाता है? जीवाणु व कवक द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाता है।
मृदा के अंदर कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के जो यौगिक है, नाइट्रोजन यौगिक है, उनको वापस नाइट्रोजन में बदल देता है। इस प्रकार वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की कुल मात्रा है वो स्थिर रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों से हमें क्या नुकसान होते हैं, हम खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे परिरक्षित कर सकते हैं और नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड लेसन है वो आज कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।